वेलकम टू यामिनीज पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आहार पाचन में सहायक स्त्राव कौन से होते हैं, यानी कि जो आहार का पाचन होता है, यानी कि जो अपनी पाचन प्रक्रिया होती है उसमें कौन कौन से ऐसे स्त्राव होते हैं जो उसमें पाचन करने में हमें सहायता प्रदान करते हैं, यानी कि आहार पाचन में सहायक जो स्त्राव होते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास आहार पाचन में सहायक स्त्राव। अब सबसे पहले लाला स्रावी ग्रंथियां जो अपनी मुख गुहा में उपस्थित होती है। तो एक आहार के पाचन की प्रक्रिया जहां से शुरू होती है मुख गुहा से, वहीं से आपकी सबसे पहला जो स्त्राव होता है वो लाला स्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रवण स्त्राव होता है। अर्थात मुख में उपस्थित जो लाला स्रावी ग्रंथियां होती है वो पलिन नामक एंजाइम का क्या करती है, स्त्रवण करती है, जिसके कारण वो कार्बोज का पाचन आपके मुख गुहा में संपूर्ण हो जाता है। ठीक है, फिर आती है आपकी आमाशयी ग्रंथियां, यानी कि जब भोजन आपका जीआईटी ट्रैक्ट से होता हुआ जब आमाशय में प्रवेश करता है तो आमाशय में कुछ ऐसी स्त्राव होते हैं जो उसके पाचन में सहायता करते हैं। वो कौन से होते हैं? तो आमाशय में आमाशयी ग्रंथियां होती है जिसमें दो प्रकार के स्त्राव होते हैं। एक तो होते हैं श्लेष्मिक कला में उपस्थित स्त्राव और दूसरे होते हैं पाइलोरिक भाग में उपस्थित स्त्राव। अब सबसे पहले अपन श्लेष्मिक कला में उपस्थित स्त्राव कौन से होते हैं, अर्थात इनसे स्त्रावत जो स्त्राव होते हैं वो आमाशय, जिसे हम क्या कहते हैं, एक तरीके से गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, यानी कि जो हमारे आमाशय में उपस्थित जो स्त्राव होता है, जो श्लेष्मिक कला में उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आमाशयिक रस या गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इसकी मात्रा लगभग 2000 से 3000 ml पर डे होती है, यानी कि प्रतिदिन ये क्या करता है, 2000 से 3000 मात्रा में उत्पादित करता है या स्त्रवित करता है। इन स्त्रावों को उत्पन्न करने वाली दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, अर्थात जो ये रस होता है जिसे हम आमाशयिक रस कहते हैं या गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, उसको उत्पन्न करने वाली दो कोशिकाएं होती है। एक तो होती है भित्तीय कोशिका और एक होती है मुख्य कोशिका। एक तो होती है भित्तीय कोशिका, यानी एक तरीके से वो भित्ति का निर्माण करती है या प्रोटेक्शन का अपन को प्रोटेक्शन देती है। एक होती है मुख्य सेल यानी मुख्य कोशिका। भित्तीय कोशिका जो होती है वो दो तरीके की हो जाती है, मौलिक स्त्राव और HCl। अर्थात मौलिक स्त्राव जो होता है वो भोजन में उपस्थित जो B12 होता है, यानी विटामिन B12, उसका अवशोषण करता है। मौलिक स्त्राव मुख्य रूप से आपके विटामिन B12, अपन ने अभी पढ़ा, पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अवशोषण में B12 का जो विटामिन है उसका मुख्य अवशोषण कहाँ होता है, आमाशय में होता है। तो आमाशय में किसके द्वारा होता है, मौलिक स्त्राव के द्वारा आमाशय में विटामिन B12 का अवशोषण होता है। फिर आता है आपका HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, HCl। भोजन में जो जीवाणु को नष्ट करना, अर्थात जो HCl होते हैं वो क्या करता है, आपके भोजन में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है। प्रोटीन पाचन में सहायता करना, अर्थात HCl द्वारा ही आपके प्रोटीन का पाचन होता है। इसके अलावा पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का कार्य भी कौन करता है, आपके आमाशय रस में उपस्थित जो HCl होता है वो ये तीन कार्य करता है। पहला कार्य भोजन में जीवाणु को नष्ट करना, दूसरा कार्य प्रोटीन में पाचन में मदद करना, तीसरा कार्य पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलना। फिर इसकी जो ये तो हो गई भित्तीय कोशिका। भित्तीय कोशिका एक तो हो गई जिसमें से मौलिक स्त्राव, एक हो गया आपका ये HCl। अब इस प्रकार की जो दूसरी कोशिका है वो मुख्य कोशिका, यानी कि ये एंजाइम पाचन करता है। अर्थात जो मुख्य कोशिका होती है वो एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित होकर प्रोटीन का पाचन करती है और लाइपेज में बदलकर वसा का पाचन करती है, और रेनिन जो होती है वो शिशु में दुग्ध का पाचन करती है। तो इसमें तीन प्रकार की क्या पाई जाती है, एंजाइम पाए जाते हैं या स्त्राव पाए जाते हैं। जो पेप्सिन होता है वो तो क्या करता है, आपका प्रोटीन का पाचन करता है। जो लाइपेज होता है वो आपके वसा का पाचन करता है, और जो रेनिन होता है वो शिशु में दुग्ध का पाचन करता है। तो इस तरीके से ये तो हो जाती है आमाशयी ग्रंथियों में श्लेष्मिक कला में उपस्थित। उसी प्रकार से पाइलोरिक भाग में उपस्थित कौन सी होती है, तो ये भी दो प्रकार की कोशिका होती है। एक तो होती है जी कोशिका, एक होती है डी कोशिका। अर्थात जो जी कोशिका होती है वो भित्तीय तथा मुख्य कोशिका को अपने कार्य को सक्रिय करने में मदद करती है, यानी कि जो हमने भित्तीय कोशिका और मुख्य कोशिका पढ़ी उनको करने, एक तरीके से उनको एक्टिव करने के लिए, उनको कार्य के प्रति उसको एक्टिव करने के लिए ये मदद करती है, और आमाशयिक भित्तियों में संकोच करती है, अर्थात आमाशय को संकुचित करने में मदद करती है। डी कोशिका जो होती है वो भोजन की आमाशय न होने पर गैस्ट्रिन का श्रवण करती है, यानी कि भोजन में जब भोजन की आमाशय में न होने पर, यानी भोजन जब आमाशय में पाचित नहीं होता है उसको पाचन करने में ये
अलग प्रकार के स्त्राव का स्त्रवण करती है, जिससे भोजन में पाचन हो जाए। तो इस तरीके से ये हो गए आमाशय ग्रंथियां। फिर आती है क्षुद्रांत में उपस्थित स्त्राव, यानी कि आमाशय के बाद जो भोजन होता है वो छोटी आंत्र या स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। वहां पर भी कुछ, क्योंकि मुख्य रूप से पाचन वहीं उपस्थित होता है, तो वहां पर भी कुछ उपस्थित जो स्त्राव होते हैं वो भोजन का मुख्य रूप से पाचन करते हैं। ये 3 प्रकार के स्त्राव या 3 प्रकार के रस होते हैं। एक तो होता है पित्त रस, जिसे बाइल जूस कहते हैं। एक होता है अग्नाशय रस, जिसे पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। एक होता है आंत्र रस, यानी जिसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। अब पित्तरस क्या करता है, अर्थात जो पित्तरस होता है वो यकृत में निर्मित पित्ताशय में संग्रहित होता है। यकृत में जो अपने छोटा पार्ट पढ़ा था पित्ताशय, पित्ताशय में उपस्थित क्या होता है, एक पित्ताशय में उपस्थित पित्तरस संग्रहित होता है। ये लगभग प्रतिदिन का 800 से 1000 ml पर डे इसका निर्माण होता है। रंजक द्रव्य बिलीरुबिन के कारण पीला रंग जो मल को स्वाभाविक रंग देता है, अर्थात आपके मल का जो पीला रंग होता है उस रंगों को एक तरीके से उस रंग को मेंटेन करना या उस रंग को बनाए रखने के लिए आपका जो बाइल जूस होता है, जो पित्तरस होता है, वो मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, अगर आपका बाइल जूस सही है, बिल्कुल एक्टिव है, तो आपका जो मल का जो कलर होगा वो पीला होगा। अगर आप ऐसा देखें, मल का जब कलर चेंज हो जाता है, पीले की जगह ब्लैक या फिर कोई और कलर आता है, तो इसका मतलब आपके बाइल जूस में कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। तो इससे अपन मल के कलर से अपन पता लगा सकते हैं कि हमारा पित्ताशय सही है या नहीं है। अगर मल का कलर पीला है तो आपका पित्ताशय का जो पित्तरस है वो बिल्कुल एक्टिव है। लेकिन अगर इसके कलर में थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पित्तरस का जो पित्ताशय है या पित्ताशय से निर्मित जो पित्तरस है वो सही नहीं है, उसमें कोई दिक्कत है। ये तो हो गया पित्तरस, जो मेन रूप से क्या करता है, आपके मल के कलर को एक तरीके से मेंटेन करके रखता है। फिर होता है इसमें अग्नाशय रस, अर्थात अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है। ये लगभग डेली का 1200 से 15 ml डेली का क्या करता है, स्त्रवण करता है। एमाइलेज, ट्राइप्सिन और लाइपेज का स्त्रवण करता है। ये मुख्य रूप से 3 एंजाइम का क्या करता है, एक तरीके से स्त्रवण करता है। एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, अर्थात एमाइलेज का प्रोटीन द्वारा पाचन, प्रोटीन का पाचन, ट्रिप्सिन किसका, वसा का पाचन, और लाइपेज जो होता है वो आपके शिशु में रहने उसका पाचन करता है। फिर होता है तीसरा आंत्र रस, अर्थात ये क्षुद्रांत्र द्वारा निर्मित होता है और लगभग दिन का आपके 1 से 2 लीटर पर डे के हिसाब से ये स्त्रवण होता है। ये सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज आदि जो एंजाइम होते हैं उनका स्त्रवण करता है, जो भोजन के पाचन में मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से कौन कौन से ऐसे स्त्राव होते हैं, कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे भोजन को पाचन करने में सहायता प्रदान करते हैं, जिससे हमारा भोजन का पाचन जो है वो अच्छी तरीके से हो सके। तो इस तरीके इन सभी के बारे में आज हमने इस वीडियो में समझा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।